लिया हुआ है पानी से भरा हुआ आधा ग्लास और अब मैं इसमें डिप करने जा रहा हूं अपना ये पेन। क्या आपको पेन के स्ट्रक्चर में कोई चेंज दिखाई दे रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इंटरफेस पर जहां पर बॉर्डर है इसका, जहां पर इसका लेवल है पानी का, वहां से पेन के शेप में कुछ चेंज आ गया है। अब ये चेंज क्यों आया है? ये बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आज का हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हेलो, कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो गए। मैंने लास्ट टाइम पर चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था और जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट कर दिया था। ओके, फर्स्ट पार्ट में मैंने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड चीजें जैसे कि मिरर्स और रिफ्लेक्शन के लॉज ये मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए थे। कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट किए थे। आज का हमारा इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, आज के क्लास में हमारे पास क्या क्या है पढ़ने के लिए? देखिए, ये चैप्टर मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे इसका फर्स्ट पार्ट आप लीजिए, चाहे आज का पार्ट लीजिए, दोनों पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत स्लोली, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और प्लानिंग तरीके से आपको ये चैप्टर पढ़ाया है। तो आज मैं चाहता हूं इसका सेकंड पार्ट भी आप बहुत अच्छे से देखें और इसको आगे रिवाइज करें। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है? सबसे पहला हम देखेंगे रिफ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या। अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। नेक्स्ट स्फेरिकल लेंसेज देखेंगे। लाइट का जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था उसमें स्फेरिकल मिरर्स थे और इसमें स्फेरिकल लेंसेज है। अब एक बात मैं यहां पर और क्लियर कर दूं, अगर जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट अच्छे से पढ़ा है उनको सेकंड पार्ट में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कुछ चीजें आपकी वहीं से ली गई हैं, यानी कि उन्हीं से लिंक्ड हैं। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन, साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन एंड देन पावर ऑफ लेंस। और इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं एक नया टॉपिक लेके चलूंगा जिसमें हम केवल और केवल दोनों ही पार्ट्स के कंबाइंड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आज के पार्ट में मैंने न्यूमेरिकल इसलिए नहीं रखे क्योंकि एक और आपका क्लास होगा वो केवल न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन एंड देयर सब टॉपिक्स। सबसे पहले जानते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर किसी भी एक मीडियम से लाइट रेस किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती हैं, करेक्ट। मैंने जो आपको पेन का एग्जांपल दिया उसमें एक्चुअली हो क्या रहा था, उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा था। अब रिफ्रैक्शन में होता क्या है? देखिए, आपने रिफ्लेक्शन तो पढ़ा हुआ है, करेक्ट। आई होप आप सबने रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और अगर आप सबने रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको ये पता होगा कि जब हम किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर लाइट रेस को फॉल करवाते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल से, यहां पर एक पर्टिकुलर एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये उसी सेम मीडियम में बाउंस बैक होती है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ओके, तो लाइट रेज व्हेन फॉल ऑन एनी स्मूथ सरफेस, ओपैक सरफेस, ओपैक ऑब्जेक्ट, द लाइट रेज बेंड और बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। सपोज ये लाइट रेज एयर से आ रही है और एयर में ही वापस जा रही है, तो मीडियम चेंज नहीं हुआ, केवल लाइट रेस का डायरेक्शन चेंज हुआ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन जैसे इसका अपोजिट है। यहां पर क्या होता है कि कई सारी लाइट रेज जब किसी एक पर्टिकुलर मीडियम पर या उसके इंटरफेस पर पड़ती है, फॉर एग्जांपल ये जो आपका ग्रीन कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका? ये एयर है, इट इज एयर। ओके, अब जब इस एयर मीडियम से कुछ लाइट रेज आएंगी या इसमें एंटर करेंगी और इस एयर मीडियम से लाइट रेज आती हुई किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेंगी, तो ये अपने पैथ से थोड़ी सी डाइवर्ट होती है। ध्यान से सुनिएगा। ओके, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब कोई भी आपकी ये आपके पास सपोज एक बीकर अज्यूम कर सकते हैं, इसमें वाटर का लेवल यहां तक है, ये पूरा आपका वाटर लेवल है। ओके, इसमें लाइट रेज जब फॉल होती हैं, अब चूंकि ये वाटर है तो ये मीडियम चेंज हो गया, ये मीडियम 2 हो गया और ऊपर एयर है तो ये मीडियम 1 हम इसको बोल रहे हैं। जब एक पर्टिकुलर मीडियम से लाइट रेज किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो इस
एंटर करने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। जैसे मैंने भी कॉइन लिया था, इससे पहले मैंने आपको पेन का एग्जांपल लिया कि पेन की जो एक शेप था वो क्यों चेंज होता हमें दिखाई दिया था, तो इट वाज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर मीडियम एंटर्स इनटू एनी अदर मीडियम, दिस प्रोसेस नोन एज रिफ्रैक्शन। जब लाइट रेज किसी एक मीडियम से आती हैं और किसी दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब जब ये लाइट रेज एंटर होती हैं तो क्या क्या होता है, देखिए जिस पॉइंट पर ये आपका एंटर होंगी उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। करेक्ट, ये नॉर्मल आपकी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को आप नॉर्मल कहते हैं, जो हम यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। अब होता है क्या, जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट रेज नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। देखिए ध्यान से, जो हमारी लाइट रेज इंसिडेंट रेज थी उनका जो पैथ होना चाहिए था वो ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए था, करेक्ट, लेकिन स्ट्रेट ना होकर के ये एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट हो गया, और ये किधर डेविएट हुआ है, ये नॉर्मल की तरफ डेविएट हुआ है। करेक्ट, इसका मतलब रिफ्रैक्शन में या तो लाइट रेज नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है या तो नॉर्मल से दूर डेविएट होती है, और इस डेविएशन को ही हम रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं। यानी कि आफ्टर द एंट्री ऑफ लाइट रेज इनटू द सेकंड मीडियम, द लाइट रेज डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ भी आ सकती है, नॉर्मल से दूर भी जा सकती है। दोनों ही प्रोसेस में ये रिफ्रैक्शन का ही एक, आप कह सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। करेक्ट, तो अब आप देख पा रहे हैं कि लाइट रेज, इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टेड रेज, ये जो लाइट रे बेंड होती है, अब ये वाली बेंडिंग नहीं, ये बाउंस बैक नहीं हो रहा है। ओके, रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक होता है, जबकि इसमें किसी दूसरे मीडियम में लाइट रेज एंटर कर जाती है। तो जब लाइट रेज एक मीडियम से पास होकर किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। करेक्ट, जिसमें जो लाइट रे बेंड होती है उसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, जो लाइट रे फॉल होती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। करेक्ट, तो ये आपको आई थिंक डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है लाइट रे की, सॉरी रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम। जब लाइट रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती हैं और पास होने के साथ साथ वो थोड़ी सी बेंड होती हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। करेक्ट, जैसे एयर से वाटर में आ सकती हैं, वाटर से एयर में आ सकती हैं। ओके, और साथ ही साथ अभी आप आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे रिलेटेड है, स्पीड से रिलेटेड है। जब लाइट रेज किसी एक मीडियम में एंटर करती हैं, एक पर्टिकुलर मीडियम से, तो दोनों मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी चेंज रहती है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक स्विमिंग पूल है, करेक्ट। अब एक बड़े से स्विमिंग पूल में, ठीक है, कोई किसी पर्टिकुलर एंगल से जंप कर रहा है। अब जंप करेगा तो यहां तक उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड होगी, और जब ये इस पॉइंट से स्विमिंग पूल के अंदर, इससे वाटर है के अंदर एंटर कर जाएगा, तो यहां पर उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। करेक्ट, एक और इमेजिनेशन करिए, मान लीजिए यहां पर वाटर ना होता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहां पर वाटर ना होता, यहां पर मड होती। क्या होती, मड। मड समझते ना, दलदल। तो वाटर के कंपैरिजन में मड के अंदर जब कोई पर्सन आता, एक जंप करता, ऊपर से नीचे की तरफ आता, तो मड में स्पीड और कम हो जाती। यानी कि अगर स्पीड मड में स्पीड sm है और एयर में स्पीड sa है, तो ऑब्वियस सी बात है जो sm होगा वो स्मॉलर होगा sa से। यानी कि जो मड के अंदर स्पीड होगी लाइट रेस की वो कम होगी, जबकि एयर में लाइट रेस की स्पीड ज्यादा होगी। ओके, तो रिफ्रैक्शन में ये भी चीज होती है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती हैं तो उनकी स्पीड में चेंज आ जाता है। करेक्ट, दिस चेंज इन डायरेक्शन अकर्स बिकॉज लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स। और दूसरी बात, जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो वो नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है, नॉर्मल से दूर हटती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग मीडियम्स में लाइट की स्पीड अलग अलग रहती है। करेक्ट,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने पढ़ा होगा कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से उसी मीडियम में वापस जाती है, एयर से एयर में ही वापस जाती है, तो लाइट की स्पीड में चेंज नहीं आता है। लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, एयर से वाटर में आएगी तो हो सकता है थोड़ी सी उसकी स्पीड कम हो जाए, एयर से अगर मडी एरिया में आ रही है तो स्पीड और कम हो जाएगी। ठीक, आपको पता है कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती है, जैसे कि एयर में अलग होगी, सॉलिड सब्सटेंस में अलग होगी, लिक्विड सब्सटेंसेस में अलग होगी। तो जो डायरेक्शन होता है लाइट रेस का वो भी क्यों चेंज होता है? क्योंकि मटेरियल चेंज हो जाता है, मीडियम चेंज हो जाता है। करेक्ट। तो जैसे जैसे आप इस चैप्टर को आगे देखते जाओगे वैसे वैसे आपको चीजें और क्लियर होती जाएगी। अभी आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, वो है रिफ्रैक्शन और उसका प्रोसेस, उसकी डेफिनेशन कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या। तो रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट द एंट्रिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम एंड लाइट रेज व्हिच enters into second medium is known as refracted ray and it bends either towards the normal or away from the normal। या तो नॉर्मल की तरफ मूव कर सकती है या तो नॉर्मल से दूर जा सकती है, वो डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है। करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। एक अगर हम ग्लास स्लैब को देखें, ग्लास स्लैब का मतलब कांच का एक रेक्टेंगुलर पीस, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसमें अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाइट रेस को फॉल करवाते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये आपका नॉर्मल है। करेक्ट, इट इज द नॉर्मल। तो नॉर्मल, वैसे तो लाइट रे का पैथ ये होना चाहिए था, अगर स्ट्रेट जाना चाहिए था। अगर लाइट की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो लाइट के डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए था, लाइट के पैथ के डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए था। लेकिन चूंकि मटेरियल चेंज हो गया, ये ऊपर क्या है आपकी एयर है और ये क्या आपका ये ग्लास पीस है। करेक्ट, दिस इज योर एयर मीडियम, ये एयर है और ये क्या आपका ये ग्लास मीडियम है। तो दोनों ही मीडियम्स के डिफरेंट होने की वजह से लाइट रेज जो एयर से एंटर करेंगे ग्लास में, उनका पैथ क्या हो गया, चेंज हो गया, वो नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई है। एक्चुअल पैथ ये था, लेकिन चूंकि ये मटेरियल चेंज हो गया इसलिए उनका पैथ और उनकी डायरेक्शन थोड़ी सी डेविएट हो गई है किधर, नॉर्मल की तरफ। करेक्ट। तो ये जो बेंडिंग हुई है यही क्या है, रिफ्रैक्शन है। अब जब हम यहां पर नॉर्मल से दो एंगल्स को देखते हैं तो एक एंगल आपका यहां पर है अल्फा, एक एंगल आपका यहां पर है बीटा। ये जो ऊपर वाला एंगल है यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपने लाइट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके। और वो एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके। तो लॉज जब हम अभी आपको बताएंगे तो लॉज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहला लॉ तो आपका वही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। करेक्ट। तो जो ग्लास स्लैब से आप रिफ्रैक्शन देख पा रहे हैं उसमें आपको ये चीज दिखाई दे रही है कि लाइट रेज अपने पैथ से थोड़ा सा डेविएट हो रही है। करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इस डायग्राम को। करेक्ट। देखिए ये आपका एक ग्लास स्लैब का पिक्चर है, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। करेक्ट। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूं, बड़ा कर दूं। ओके। तो ये लाइट रे फॉल हुई और फॉल होने के बाद हल्की सी ये देखिए बेंड हो गई है। इसका एक्चुअल पैथ ये रेड वाली लाइन होना चाहिए था, लेकिन ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। जैसे ही ये इस ग्लास मीडियम को छोड़ेगी वैसे ही इसका पैथ अगर आप ध्यान दीजिए तो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रे थी। करेक्ट। तो देखिए ये हल्का सा शिफ्ट हुआ है यहां पर। करेक्ट। अगर आप इसको भी थोड़ा सा मैच कर दें तो देखिए लाइट रेज, इंसिडेंट रे और जो ये इमर्जेंट रे कहलाती है। देखिए तीन तरह की लाइट रेज है इसमें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे विच फॉल्स ऑन द मीडियम, रिफ्रैक्टेड रे enters into the medium and deviate towards the normal or away from the normal, or the emergent ray which comes out from the medium, जो मीडियम से बाहर आती है, यानी कि सेकेंड मीडियम से जो लाइट रे बाहर आती है उसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। तो जब आप रिफ्रैक्शन प्रोसेस देखते हैं तो उसमें इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में
थोड़ा सा शिफ्ट दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरली ये लाइटें थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रोसेस। ओके, अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये लाइटें बेंड हो रही हैं, तो एक्चुअली में ये बेंड क्यों हो रही है, नॉर्मल की तरफ क्यों बेंड हो रही है, नॉर्मल से दूर क्यों जा रही है। दो तीन चीजें और मैं इसमें बता दूं, मैंने आपको अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दिया, इंसिडेंट रे बता दी, रिफ्रैक्टेड रे बता दी, इमर्जेंट रे बता दी। अब जिस एंगल से ये इमर्ज हो रही है, यानी कि जिस एंगल से ये बाहर की तरफ निकल रही है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये आपका एक नॉर्मल है, यहां पर भी आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, करेक्ट। और ये ब्लू कलर का जो मैंने लिया है आपका ग्लास स्लैब, ये आपका चूंकि एक मीडियम है, ये आपका ग्लास है, और ये आपका एयर सेकेंड मीडियम है। अब लाइट रेस डेविएट कब होंगी नॉर्मल की तरफ, यहां पर आते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में लाइट की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है, करेक्ट। अब ध्यान दीजिए, ऐसा मीडियम जहां पर जो लाइट रेज है वो नॉर्मल की तरफ डेविएट होती हैं, वो कहलाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। डेंस का मतलब आप समझ सकते हो, ये वाली डेंसिटी वाला डेंसर मीडियम नहीं है, ठीक है, ये डेंसिटी वाला डेंसर मीडियम नहीं है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होने का मतलब है जिस मीडियम में लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है, उस मीडियम को हम कहते हैं डेंसर मीडियम। याद रखिएगा, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑब्वियस से बात है, यहां पर लाइट की स्पीड कम हो रही है तो एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा ही रही होगी, तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाता है। तो ये ऊपर वाला मीडियम क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम या रेयर मीडियम। और जिसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है वो डेंसर मीडियम कहलाता है। तो आपको ये दो तरह के मीडियम याद रखने हैं, और ये भी याद रखना है कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ती है, किस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है और रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। अब इसके साथ एक और पॉइंट कनेक्ट कर लीजिए कि डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट होगा, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ चली जाएगी, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ओके, ये आपकी स्ट्रेट लाइट रे आनी चाहिए थी, ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे ना करके हल्की सी डेविएट हो गई है। तो डेविएशन क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर मीडियम ग्लास स्लैब इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब देखिए ध्यान से, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड रे एयर में जब एंटर करेगी तो अपने एयर में जाने की वजह से ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ओके, ये नॉर्मल है आपका, तो ये नॉर्मल की तरफ तो थी, लेकिन जैसे इसका मीडियम ग्लास से एयर हुआ, इसका डेविएशन अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। इसका मतलब जब कोई भी लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी, देखिए ऊपर आपका डेंस मीडियम था, नीचे फिर से रेयर मीडियम आ गया, तो जैसे रेयर मीडियम में आएगी वैसे लाइट की स्पीड बढ़ेगी, और जैसे लाइट की स्पीड बढ़ेगी जो लाइट रेज है या रिफ्रैक्टेड रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चलेगी। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो उनकी स्पीड चेंज हो जाती है, करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल ये वैक्यूम है, ये वाटर है, वैक्यूम में लाइट रेस, वैक्यूम से लाइट रेस आ रही है और वाटर में एंटर कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वैक्यूम में लाइट की स्पीड अलग होगी और वाटर में लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कंपैरिजन होता है दो अलग अलग मीडियम्स में लाइट की स्पीड का। कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल सा ये होगा कि वाटर के कंपैरिजन में वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितने टाइम्स मोर है। पहले बात समझिएगा ध्यान से, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया कि हाउ मच टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन इन वैक्यूम और एयर विद इन कंपैरिजन टू वाटर। वाटर के कंपैरिजन में लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में कितने टाइम्स ज्यादा है। मान लीजिए वैक्यूम में लाइट की स्पीड v है और वाटर में लाइट की स्पीड w है,
तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जब आप फाइंड करोगे तो आप सिंपली क्या कर दोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम जो भी होगा अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक, यानी कि जिस मीडियम का आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है उस मीडियम की स्पीड आप डिनोमिनेटर में रखेंगे और जिसके कंपैरिजन में पूछा जा रहा है उसकी स्पीड आप ऊपर रख दोगे। तब हमें मिल जाएगा कि वाटर के कंपैरिजन में लाइट की स्पीड एयर में कितने टाइम्स ज्यादा है। ठीक, थोड़ी देर के लिए और एक चीज इसको समझते हैं। मान लीजिए जैसे वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? लगभग होती है, आप जानते हैं, ऑलमोस्ट ये होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लेते हैं 3 है और वाटर की स्पीड मान लेते हैं 1.5 है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एयर में या वैक्यूम में वाटर की लाइट की स्पीड कितनी है? 3 है, केवल 3 को कंसीडर करिए। और वाटर में लाइट की स्पीड कितनी है? 1.5 है। अब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो आप क्या करोगे? 3/1.5। बाकी ये तो मैंने भी एक एग्जांपल के फॉर्म में, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन में जो भी स्पीड होगी आप फुल लेंगे। सपोज यहां पर इसको हम कंप्लीट कर ही देते हैं। मान लीजिए यहां पर ये आपका 8 है और इसको हम थोड़ी देर के लिए 8 ही ले लेते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि वाटर के कंपैरिजन में लाइट के वैक्यूम में लाइट की स्पीड 2 टाइम्स मोर है। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। केवल फॉर्मूला मत रट लीजिए, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी जानिए कि एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक। अभी मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाया, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब बताया। अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, सॉरी स्फेरिकल लेंसेज, और इनसे कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो बताएंगे, साथ ही साथ इमेज फॉर्मेशन बताएंगे। तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप जानते हैं कि जैसे हमने मिरर्स पढ़े थे वैसे हम आपको लेंस बताएंगे कि लेंस आपके 2 टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। जैसे कि एक आपका कॉन्वेक्स लेंस, इसको आप बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं, और दूसरा आपका कॉनकेव लेंस, या आपका बाई कॉनकेव लेंस भी कहलाता है। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस? ध्यान से देखिए। देखिए किसी भी लेंस में जब लाइट रेज फॉल होती हैं, ओके ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी लेंस में लाइट रेज फॉल होंगी तो ऑब्वियस बात है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट रेज फॉल होने के बाद अगर लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं, ओके किसी एक पॉइंट पर क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं, तब हम कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस कहलाएगा? कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा, क्योंकि यहां पर सारी की सारी लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर क्या हो रही हैं? फोकस हो रही हैं, किसी एक पॉइंट पर आकर के फोकस हो रही है, किसी एक पॉइंट पर मिल रही है। चूंकि लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर मिल रही है आकर के, इसलिए लेंस कौन सा होगा? कन्वर्जिंग होगा। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा? कन्वर्जिंग होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो आउटर पार्ट होता है वो आउटर सरफेस की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ओके, क्योंकि यहां पर सारी लाइट रेजेस किसी एक पॉइंट पर बेंड हो रही है, इसलिए कौन सा लेंस होगा? कन्वर्जिंग। इसका जस्ट अपोजिट कौन जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा। ये आपका कॉनकेव लेंस आ रहा है, अब ध्यान दीजिए इसको। इसमें क्या होगा? इसमें अपोजिट वर्क होगा। इसमें अपोजिट वर्क होगा कि जितनी भी लाइट रेजेस होंगी, अगर हम इन लाइट रेजेस को यहां से कंपेयर करते हैं, ओके, तो जो आपकी लाइट रेजेस हैं वो क्या होंगी? वो एक्चुअल में कन्वर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सॉरी, डाइवर्ट हो जाएंगी। ओके, यानी कि कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। ध्यान दीजिए, इसको हम अलग से ही बना दे, कंफ्यूजन हो जाएगा ना आपको। डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके,
ओके चलिए, तो ये आपके लिए कौन सा लेंस है? ये कॉन्केव लेंस है, और ये कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। व्हाई? बिकॉज व्हेन लाइट रेजेस फॉल ऑन दिस लेंस, जितनी भी लाइट रेजेस कॉन्केव लेंस पर गिरती हैं, ये क्या हो जाती हैं? एक दूसरे से दूर चलने लगती हैं, अवे फ्रॉम द लेंस, दे मूव अवे फ्रॉम द लेंस। ठीक, ये लाइट रेजेस अवे फ्रॉम द लेंस मूव करती है। बस एक पॉइंट ऐसा होता है कन्वर्जिंग लेंस में भी, डाइवर्जिंग लेंस में भी, जहां पर लाइट रेजेस रिफ्रैक्ट नहीं होती। अच्छा, ये रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, एक मीडियम से पास होकर दूसरे मीडियम में लाइट रेज जा रही है। एक पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर का, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब इस ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट रेज, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये लेंस का अपना ज्योमेट्रिकल सेंटर है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जब लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हैं, तब वो बेंड नहीं होती है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉन्केव लेंस हो। तो आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने अभी आपके लिए लाइट रे बनाई है, ये कैसी है? ये आपकी, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, यहां से पास हो रही है, इसलिए ये बेंड नहीं होगी। इसी तरह से आप इसके दूसरे पार्ट में देख सकते हैं, कॉन्वेक्स में भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे मिरर के, सॉरी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगी, करेक्ट, मान लीजिए हमारे यहां पर ऑप्टिकल सेंटर है, अगर यहां से लाइट रेस पास होंगी तो ये बेंड नहीं होंगी, कन्वर्ज नहीं होंगी। ओके, अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन बता ही दिया है। रिफ्रैक्शन मतलब यही है कि जो इसकी बेंडिंग हो रही है, ओके, ये जो बेंडिंग हो रही थी इसी को आप कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में आपको बस इतना याद रखना है कि जब लाइट रेस कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ती है तो वो किसी एक पॉइंट पर आकर फोकस होती हैं, और जब वो कॉन्केव लेंस पर पड़ती हैं तो वो दूर चली जाती है। यही आपका रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन। अब आपने इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर का देखा था, बिल्कुल वही रूल्स हम फॉलो करेंगे, और उन्हीं रूल को फॉलो करते हुए हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस देखने जा रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर देखेंगे। किसके थ्रू बनाएंगे हम? कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू बनाएंगे। देखिए, जो भी आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, ये भी आपका एक स्फेयर का ही पार्ट है, ये आपका एक ट्रांसपेरेंट स्फेयर का पार्ट है। तो ऑब्वियस बात है, इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर जरूर होगा, इसमें भी फोकल लेंथ जरूर होगी, करेक्ट। तो मान लीजिए ये आपका एक लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, रेड वाला। ऑप्टिकल सेंटर से एक साइड पर इसकी फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ की डेफिनेशन सेम वही है। वहां पर क्या था कि लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चलती हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट को कट करती है वो कहलाता है फोकस। इसमें भी लाइट रेज प्रिंसिपल, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से जब पैरेलल चलेंगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करेंगी? कट करेंगे, मीट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे फोकस। अब देखिए ध्यान से, इमेज कैसे बनेगी इस पर हम आते हैं। एक इसमें f1 सपोज इसको मान लीजिए, इसको आप f2 मान लीजिए। ये चूंकि ये लेंस है, इसमें दोनों साइड पर आप इमेज फॉर्म करके देख सकते हैं, तो इसमें आप फोकस 1 और फोकस 2 ले लेते हैं दोनों साइड्स पर। सेकेंड, इसमें हम ले लेंगे जितना आपने डिस्टेंस लिया है फोकस पॉइंट के लिए, सेम उतना ही डिस्टेंस। सपोज ये डिस्टेंस आपको कितना है? ये डिस्टेंस आपका है 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो आप 3 ही सेंटीमीटर ले लोगे अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए ही। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए भी आप 3 सेंटीमीटर ले लोगे। ले लेते हैं जल्दी से। तो यहां से यहां तक भी आपकी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी।
डायग्राम जब भी बनाए प्रॉपर मेजरमेंट लेके बनाए, नहीं तो डायग्राम आपको रॉन्ग हो सकता है, चाहे मिरर के लिए हो चाहे लेंस के लिए। करेक्ट। तो जैसे ये आपका F1 और F2 है, वैसे ही यहां पर इसको हम बोल देते हैं 2F, चूंकि ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस कहलाती है। तो आप इसको R1 भी कह सकते हैं, इस साइड पर आप इसको R2 भी कह सकते हैं, इस पॉइंट तक। ये C1 ले लीजिए, इसको C2 ले लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखिएगा, लेंस के केस में C को ही 2F कहा जाता है। 2F का मतलब हो गया 2 इंटू फोकल लेंथ, और 2 इंटू फोकल लेंथ का मतलब क्या हो गया, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है, तो एक तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर की ही बात हो रही है। करेक्ट। तो आप इसकी जगह पर 2F भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब आप यूज कर सकते हैं जैसे भी आपको सिंबल दिए जाए। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, ये भी आप चाहे 2F हो सकता है। करेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आप लेना स्टार्ट करेंगे अलग अलग पोजीशंस पर। मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट लिया है बियॉन्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी का मतलब वही 2F। अब ऑब्जेक्ट आप कहीं पर भी लीजिए, बियॉन्ड सी लीजिए। तो मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया है एक अपना ऑब्जेक्ट। करेक्ट। अच्छा, अभी मैंने बताया कि जो लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वो दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। तो ये मैंने आपका एक ऑब्जेक्ट ले लिया है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर है। अब फर्स्ट रूल क्या था हमारा, फर्स्ट रूल हमारा वही था कि एक रे आपकी पैरेलल चलेगी, इंसिडेंट रे। चलिए निकालते हैं इंसिडेंट रे पैरेलल। ये आपकी रे आ गई पैरेलल, ध्यान देंगे एग्जैक्ट पैरेलल होना चाहिए। अब जो पैरेलल रे होगी लेंस के केस में, वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से कट होगी, ध्यान रखिएगा। कहां से कट होगी, फोकस से कट होगी। ओके। अब सेकेंड रे, इसमें सेकेंड रे कहां से पास होगी, इसमें सेकेंड रे फोकस से नहीं पास होगी, इसमें सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। कहां से पास होगी, सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। मान लीजिए सेकेंड रे जा रही है, कहां से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। एग्जैक्ट। फर्स्ट रे, ये जो आपकी फर्स्ट इंसिडेंट रे है, ये कहां से पास हो रही है, ये पास हो रही है आपकी इंसिडेंट रे 1, ये पास हो रही है रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से। सेकेंड रे जो आपकी I2 है, ये कहां से पास हो रही है आपकी, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। ये दोनों जहां मीट हो रही हैं, इमेज भी हमें वहीं पर बनती हुई दिखाई देगी। तो इस पॉइंट पर आ गई है इमेज, ठीक, ये आपकी बन गई इमेज। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज आपकी बिटवीन सी एंड एफ बन रही है, एग्जैक्टली मिरर वाले केस की तरह। कौन के मिरर वाले केस की तरह। बस आपको रूल क्या रखना है कि जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेंगी तो फोकस से क्रॉस करेंगी, और सेकेंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगी, और जहां पर ये दोनों लाइट रेज क्रॉस होंगी वहीं पर बनेगी इमेज। तो आई होप आपको फर्स्ट पोजीशन समझ में आ गई होगी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हम जरा शिफ्ट करते हैं, और शिफ्ट करने के साथ साथ देखते हैं इमेज की पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है। दूसरी बात, इमेज की प्रॉपर्टीज जिन बच्चों ने समझ ली थी वो यहां पर अपने आप बता सकते हैं कि इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ। इमेज बन रही है कैसी, रियल, क्योंकि रियल में लाइट रेज मीट करेंगी, और साथ ही साथ जो इमेज बनेगी उसका साइज कैसा होगा, इमेज का जो साइज होगा वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, साथ ही साथ ये इन्वर्टेड है, एंड बस यही प्रॉपर्टीज आपको देखनी है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। अब हम लेके आते हैं इसको एट सी पर, ठीक है। बाकी चीजें भी इरेज करते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया है एट सी या 2F, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया सी पर, और देखते हैं कहां पर ये मीट होगी। तो फर्स्ट लाइट रे आपकी
तो प्रॉब्लम शुरू इसमें। चलिए कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट इसमें आते हैं। तो फर्स्ट लाइट है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चलेगी। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकालेंगे और पैरेलल लाइट रे कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। सेकेंड लाइट रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ठीक, चूंकि मैंने स्केल तो यूज नहीं की है, बट आप देख पा रहे होंगे कि आपकी इमेज अब लगभग फोकस पर ही, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है। ओके, कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है। ओके, तो जब लाइट रेस या जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो आप देख पा रहे हैं कि इमेज कहां बन रही है? इमेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। कहां बन रही है? इमेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। तो वही लाइट के फर्स्ट पार्ट में आइए, जब कॉन्केव मिरर से हम लोग इमेज बना रहे थे, तो अगर ऑब्जेक्ट मैंने एट से लिया था तो इमेज भी आपकी एट से ही बन रही थी। अब आई होप इसके आगे का काम आप खुद कर सकते हो, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। इसके आगे की पोजीशन आप खुद बनाइएगा, करेक्ट, और मुझे बताइएगा कि आप लोग बना पाए या नहीं बना पाए। नेक्स्ट हम आते हैं साइन कन्वेंशन पर। देखिए, जो साइन कन्वेंशन है उसमें, और सॉरी जो साइन कन्वेंशन है वो आपके मिरर वाले पार्ट और लेंस वाले पार्ट पे चेंज नहीं है, दोनों सेम है। आपको बस याद रखना है कि ओरिजिन से लेफ्ट हैंड पर सारी डिस्टेंसेस माइनस में, राइट हैंड पर सारी डिस्टेंसेस प्लस में, अपवर्ड साइड डिस्टेंसेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड साइड डिस्टेंसेस नेगेटिव। लेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो लेंस का फॉर्मूला जिससे आप फोकल लेंथ फाइंड करोगे या डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करोगे या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करोगे, वही रहेगा सेम, बट एक चेंज होगा, इसमें 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/v हो जाएगा। ये आपको देखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या टॉपिक आपका? मैग्निफिकेशन सेम रहने वाला है कि व्हाट इज एम क्या था मैग्निफिकेशन में, इसमें आपका वही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको आप HO लिख सकते हैं, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितने टाइम्स लार्जर है या स्मॉलर है, ये आप वही फॉर्मूला याद रखें, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसमें आ जाएगा। टॉपिक जल्दी से खत्म करते हैं, हमारा पावर ऑफ लेंस है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? देखिए, पावर ऑफ लेंस समझने के लिए आपको लेंस को फिर से देखना पड़ेगा। लेंस में चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, जब लाइट रेस फॉल होती है तो एक पर्टिकुलर एंगल से वो, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो वो कन्वर्ज हो जाएंगी और कॉन्केव में वो डाइवर्ज हो जाएंगी। ओके, तो जब किसी भी लेंस से लाइट रेस बेंड होती हैं तो उनकी एक एबिलिटी होती है। मान लीजिए हमारे पास ये ए लेंस है, एक और हमारे पास लेंस है, ये हमारा सपोज बी लेंस है, जल्दी से देखिए, और एक और हमारे पास लेंस है जिसको हम लेंस सी बोल रहे हैं। ठीक, ये हमारा लेंस सी है। तो लेंस ए में आप देख पा रहे हैं कि जो फोकल लेंथ होगी उसको हम अगर एफ ए बोल दें, यहां पर हम एफ बी बोल दें और यहां पर हम एफ सी बोल दें, करेक्ट। तो तीनों ही केसेस में जो फोकल लेंथ है वो सबसे छोटी कहां पर है? वो सबसे छोटी एफ ए में है। उससे बड़ी कहां, सॉरी सबसे छोटी हमारी एफ सी में है फोकल लेंथ, उससे बड़ी हमारी एफ ए में है और सबसे बड़ी हमारी फोकल लेंथ एफ बी में है। ओके, माइक को क्या हो गया? ओके, तो तीनों ही हम लेंस में क्या देख पा रहे हैं? अपनी फोकल लेंथ देख पा रहे हैं। अभी फोकल लेंथ में चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बेंडिंग में चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड द लाइट रेज। ओके, जितनी ज्यादा लाइट रेज कोई लेंस बेंड करेगा उसकी पावर उतनी ही बड़ी होगी। यानी कि पावर किस पर डिपेंड करती है? फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है या बेंडिंग ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है। तो लेंस किसी भी लाइट रे को जितना ज्यादा बेंड करवा पा रहा है, जितना ज्यादा बेंड करवा पा रहा है, जितना मैक्सिमम बेंड करवा पा रहा है, वो ही उसकी क्या होगी? पावर होगी। अब ज्यादा बेंड करवाएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम बात करें सबसे छोटी फोकल लेंथ किसकी है? एफ सी की है, तो इसकी पावर सबसे बड़ी हो जाएगी। पावर सबसे बड़ी एफ सी की हो जाएगी। तो पी सी सबसे बड़ी है, उसके बाद पी ए हो जाएगा
और सबसे कम हो जाएगा पीबी, क्योंकि पीबी का मतलब हो गया पावर ऑफ लेंस बी। ठीक है, एक मिनट बेटा, ठीक है। जो आपकी लेंस सी है, तो लेंस सी की फोकल लेंथ सबसे छोटी है, तो इसकी पावर सबसे बड़ी होगी। उसके बाद हाँ ठीक है, एफ सही है, ठीक है, पी ए और देन आपकी पी बी, ठीक तो था। ओके, तो सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी? सबसे ज्यादा पावर लेंस सी की होगी, उससे कम पावर लेंस ए की होगी, और सबसे कम पावर लेंस बी की होगी, क्योंकि उनकी फोकल लेंथ आपकी चेंज होगी। और फोकल लेंथ क्यों चेंज हुई? क्योंकि उनकी बेंडिंग चेंज हो रही है। तो मतलब जो पॉइंट है वो जस्ट ये कि किसी भी लेंस की पावर उनकी बेंडिंग पर डिपेंड करती है, एबिलिटी ऑफ बेंडिंग पर डिपेंड करती है कि वो लाइट रेस को कितना ज्यादा बेंड करवा पाएंगे। ये वाला जो लेंस है, लाइट रे को सबसे ज्यादा बेंड करवा पा रहा है, इसलिए इसकी पावर सबसे बड़ी होगी। अब यूनिट ऑफ पावर की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ पावर आपका क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ पावर आपका डायोप्टर होता है, यूनिट ऑफ पावर। अच्छा, एक चीज और यहां से जान लीजिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जितनी कम फोकल लेंथ उतनी बड़ी पावर। इसका मतलब पावर इक्वल टू हो जाएगी 1/f। आप f बढ़ाते चले जाओगे तो पावर कम होती चली जाएगी, और अगर f कम करते चले जाओगे तो पावर बढ़ती चली जाएगी। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक, डायोप्टर। आज के लिए इतना काफी है। अभी मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करवाऊंगा, और प्लस आपके लाइट के जो आपके कॉन्केव मिरर के न्यूमेरिकल है वो भी करवाएंगे। ओके, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में फिनिश करूंगा। उसके पहले आपको ये पूरा रिवीजन करके रखना है, प्लस फर्स्ट पार्ट रिवाइज करके रखना है, और न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहना है बहुत जल्दी।